नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में जिसका नाम है मेडिकल साइंस विद सौम्या। लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ विद यू गाइस। जैसा कि आप सभी को मेरा नाम तो पता चल ही गया है। अनदर थिंग विच यू मस्ट नो अबाउट मी इज़ दैट आई एम एन MBBS स्टूडेंट इन GMC नागपुर फ्रॉम 2022 बैच। आई स्टार्टेड दिस चैनल विद द मोटो टू हेल्प आउट माई जूनियर्स in order to make them understand and get acclimatized to the diversity of first year. My only aim here is to make you guys build your concepts and prepare yourselves for your exams in the best way possible. So without any delay, let us start with our topic of discussion today. So today, see what I am going to tell you about is we will be discussing today. Okay, so today I am going to discuss with you paper pattern of practical examination of biochemistry. अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि बायोकेमिस्ट्री का ही प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, पेपर पैटर्न क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, MBBS में जितना इंपॉर्टेंट आपका थियरी पार्ट होता है उतना ही ज़्यादा या फिर उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है। एंड इन ऑर्डर कि आप ड्यूरिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आप पैनिक स्टेट में ना जाएँ और आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ, परफॉर्म कर पाएँ अपना प्रैक्टिकल, इसलिए अगर आप पहले से ही चीज़ों से फेमिलियर रहेंगे तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू गिव योर प्रैक्टिकल्स इन द बेस्ट वे पॉसिबल। तो देखिए क्या होता है कि आपका प्रैक्टिकल का पेपर पैटर्न जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर A आएगा, जहाँ पर आपको दिया हुआ रहेगा केस बेस्ड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन है, केस बेस्ड है। तो आज का हमारा टॉपिक बेसिकली यही है, केस बेस्ड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, जिसमें मैं आपको किस किस केस में, पहले तो आपको केस कौन सा है वो डायग्नोज करना बताऊंगी मैं आपको, कैसे आप उसको समझेंगे जानेंगे कि भाई ये कौन सा केस है। उसके बाद आई विल बी टेलिंग कि आपको कौन सा मेथड वहाँ पे अप्लाई करना है, एंड दैट पर्टिकुलर डिटेल्स ऑफ दैट मैटर आप अपने प्रैक्टिकल क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ेंगे ओवर द टाइम जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन विल बी कि यूरिन रिपोर्ट क्वालिटेटिव टेस्ट। नाउ यूरिन रिपोर्ट आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं रहेगा, आज हम सिर्फ केस बेस्ड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करेंगे। यूरिन रिपोर्ट विल बी टेकिंग इन नेक्स्ट वीडियोज़। थर्ड जो होता है वो होता है क्वालिटी कंट्रोल। अभी क्वालिटी कंट्रोल एक बहुत ही अच्छा खासा टॉपिक रहेगा आपके प्रैक्टिकल के जर्नल्स में, जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से टीचर्स समझाएंगे क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। हो सका तो मैं इस पर एक और वीडियो बना दूँगी क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर। अगला है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ लैब रिपोर्ट्स। ओके, लैब रिपोर्ट्स में कुछ नहीं होता है, इसमें क्या होता है कि वो हमें सामने से एक केस देते हैं, उस केस को आपको समझना है, जानना है कौन सा केस है। बेस्ड ऑन दैट केस एक बार आपने वो समझ लिया, फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स उसके लिखने पड़ते हैं, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका जो एक क्वेश्चन होता है यहाँ पर, इंटरप्रेट द स्पेशल टेक्निक। स्पेशल टेक्निक में जैसे कि आपकी क्रोमेटोग्राफी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑल दीज थिंग्स कम, तो वहाँ पर हम ये भी डिस्कस होगा। नेक्स्ट होता है स्पॉट्स एंड अगला होता है वाइवा। तो इतने बेसिकली आपका A to G आपके क्या होते हैं क्वेश्चंस होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है वो है केस बेस्ड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। देखिए, आपको क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन मतलब आपको क्या होता है कि ओवर द टाइम आपको मेथड्स तो पता होती हैं, आपको कैसे परफॉर्म करना है वो पता होता है, आपको क्या लिखना है वो पता होता है, लेकिन आप केस ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो फॉर दैट रीज़न कि आप केस कैसे आसानी से आइडेंटिफाई करोगे, उसको ईजियर करने के लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि तो पहला केस हम डिस्कस करेंगे ग्लूकोज लेवल को एस्टिमेट करने के लिए। यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए मेथड ऑफ एस्टिमेशन क्या है, GOD POD मेथड, ग्लूकोज ऑक्सीडेज पर ऑक्सीडेज मेथड से हम ग्लूकोज लेवल्स को सीरम के अंदर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। तो फॉर दैट हमारा जो पहला केस है उसको हम देख लेते हैं। सी केस सेज 45-year-old डायबिटिक पेशेंट ऑन इंसुलिन थेरेपी was brought to hospital in a semi-conscious state. He was sweating profusely, had tremors of hands. What is the possible diagnosis? Perform most appropriate biochemical investigation responsible for his symptoms. तो अब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हमें एक बात पता चली कि वो पेशेंट जो था वो डायबिटिक पेशेंट था। डायबिटिक पेशेंट है तो अभी इंसुलिन थेरेपी पर है वो। इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे समझ में आ रहा है कि क्योंकि हमें पता है कि इंसुलिन जो होता है इट इज़ एन हार्मोन जो कि
डिक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, है ना, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को ये डिक्रीज करवाता है इंसुलिन हार्मोन। तो अगर कोई डायबिटिक पेशेंट था तो उसको अगर ट्रीटमेंट देना है तो इंसुलिन का ही देना पड़ेगा ताकि उसके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कम हो पाए। तो इसलिए वहाँ पर इंसुलिन थेरेपी था। वॉज ब्रॉट टू हॉस्पिटल इन सेमी कॉन्शियस स्टेट। अब क्या बता रहे हैं कि वो जो पेशेंट था वो एक सेमी कॉन्शियस स्टेट में आया। वो स्वेटिंग प्रोफ्यूजली एंड हैड ट्रिमर्स ऑफ हैंड्स। इससे क्या समझ में आता है? अब पहली बात तो इस केस को आप देख करके कंफ्यूज नहीं होना है कि ये डायबिटीज़ मेलाइटिस का केस है। नो, इट इज़ नॉट अ डायबिटीज़ मेलाइटिस केस। क्यों? क्योंकि डायबिटीज़ मेलाइटिस केस अगर होता है ये, तो उसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़े रहते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अलग होते हैं, जो मैं आपको आने वाले वीडियो में समझाऊंगी एक केस लेकर। यहाँ पर अगर इंसुलिन थेरेपी हम उसको दे रहे हैं ना, तो सीधी सी बात है कि हमें उसका ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है। यहाँ पर इंसुलिन थेरेपी देने से ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है। कम हो रहा है इसका मतलब ये जो केस होगा, पर्टिकुलर केस, वो किसका होगा? वो हाइपोग्लाइसेमिया का केस होगा। तो हमें क्या करना है? हमें इसको डायग्नोस करना है और परफॉर्म करना है। तो बिफोर कि मैं ये जो स्वेटिंग प्रोफ्यूजली, हैड ट्रिमर्स ऑफ हैंड्स, ये सब एक्सप्लेन करूँ कि क्यों हो रहा है, लेट मी टेल यू कि आपको जब कभी आपको ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए केस आएगा तो आपको दो केसेस आते हैं। एक होता है कि हाइपोग्लाइसेमिया वाला केस होता है एंड एक होता है हाइपर ग्लाइसेमिया। तो जैसे जैसे आप पढ़ोगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर, आपको ये समझ में आएगी बात कि हाइपरग्लाइसेमिया वाला केस जो है काफ़ी आसानी से आप क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर लेते हैं। लेकिन हाइपोग्लाइसेमिया वाला केस आप डायग्नोस नहीं कर पाओगे, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हो। यहाँ पर जो मैंने आपको ये केस दिया है वो हाइपोग्लाइसेमिया का ही केस है। तो ये हाइपोग्लाइसेमिया का केस हमें डायग्नोस करने में डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए पहला केस मैंने हाइपोग्लाइसेमिया का ही लिया है। तो अब देखिए, तो क्या बोलोगे आप? अब इतना समझ में आ गया है कि भाई डायबिटिक पेशेंट था, इंसुलिन थेरेपी दी जा रही थी उसको, दी जा रही है मतलब उसका ग्लूकोज लेवल कम करना है हमें। तो सीधी सी बात है, जो मेरा डायग्नोसिस रहेगा वो क्या रहेगा? डायग्नोसिस विल बी कि डायग्नोसिस क्या लिखूँ मैं यहाँ पे? देखिए, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया उसको हुआ है। अब क्यों हुआ है? रीज़न उसके पीछे का ये है कि उसको इंसुलिन ओवरडोज हो गया है। दिस इज़ द रीज़न कि उसको हाइपोग्लाइसेमिया हुआ है। तो हाइपोग्लाइसेमिया इज डायग्नोसिस। एक बार आपने डायग्नोसिस कर लिया तो आपको समझ में आ गया कि आपको अब सीरम के अंदर ग्लूकोज लेवल को चेक करना है। जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो नॉर्मल रेंज ऑफ ग्लूकोज से कम ही आने वाली है, ठीक है। तो आप क्या लगाओगे यहाँ पर? जीओडी पीओडी मेथड आपको परफॉर्म करना है, ये आपको समझ में आता है। तो रीज़न बिहाइंड हाइपोग्लाइसेमिया क्या हो गया यहाँ पर? रीज़न देखिए क्या है? रीज़न है ओवरडोज ऑफ इंसुलिन, ओके। एंड सेकेंड रीज़न है कि इम्प्रॉपर डाइट टू डायबिटिक पेशेंट। देखिए, जो पेशेंट डायबिटीज़ वाला है जिसको मैंने इंसुलिन थेरेपी पे रखा है, उसको बीच बीच में आपको ग्लूकोज का सोर्स देना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप नहीं दोगे तो इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो जाएंगे और वेरियस उसके अलग अलग सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे उस पेशेंट में। तो इसलिए इम्प्रॉपर डाइट होना मतलब, या फिर मिस आउट हो जाना, कोई उसका मील मिस आउट हो गया है जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज गया नहीं बॉडी के अंदर और इंसुलिन जो है वो काम कर ही रहा है अपना, तो उसने जो भी ग्लूकोज था बॉडी के अंदर उसको कम कर दिया। तो दिस इज़ द टू रीज़न जहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर हाइपोग्लाइसेमिया हुआ है। नाउ जैसे ही इंसुलिन जो है ओवरडोज हो गया और ग्लूकोज नहीं रहा तो क्या हुआ? देर इज़ डिप्राइवेशन ऑफ ग्लूकोज सोर्स टू ब्रेन। अब हमेशा याद रखो, ब्रेन जो है इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन ग्लूकोज फॉर इट्स इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ब्रेन को जो है लगातार हमें ग्लूकोज देना पड़ता है उसकी फंक्शनिंग के लिए। जैसे ही अगर यहाँ पर ग्लूकोज कम हो गया ना, तो ब्रेन जो है उसको ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, उसको एनर्जी नहीं मिल रही है। तो अगर एनर्जी नहीं मिल रही है तो क्या होता है? ये अगर ब्रेन को एनर्जी नहीं रहेगी ना, तो दिस इज़ द रीज़न ऑफ, इससे क्या होगा? इससे आपका बंदा जो है वो किस में जाएगा? सेमी कॉन्शियस, इसमें किस में जाएगा वो? सेमी कॉन्शियस स्टेट में जाएगा वो इंसान। तो सेमी कॉन्शियस स्टेट में क्यों गया वो हमें समझ में आएगा, क्योंकि ब्रेन जो है वो ग्लूकोज से डिप्राइव्ड हो गया है। सेकंड जो मुझे एक्सप्लेन करना है वो है कि क्यों वो स्वेटिंग प्रोफ्यूजली हो रहा है उसका, एंड ही हैड ट्रिमर्स ऑफ हैंड्स। अब देखिए, इसमें बहुत ही अच्छा और बहुत एक यूनिक इसका आंसर है। देखिए, स्वेटिंग प्रोफ्यूजली,
profusely and tremors of hands। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? देखिए, यू मस्ट नो कि एक बात हमेशा याद रखना है आपको कि देर आर सम एंटी इंसुलिन हॉर्मोन्स। ठीक है, एंटी इंसुलिन हॉर्मोन्स होते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन को छोड़ करके जितने भी हॉर्मोन्स हैं ना, वो मोस्ट ऑफ देम आर क्या, वो एंटी इंसुलिन ही है। मतलब उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है कि वो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाते हैं। तो ये जो एंटी इंसुलिन हॉर्मोन्स होते हैं ना, इनका फंक्शन क्या होता है? देखिए, ये व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल्स इट गोज़ डाउन, ठीक है, वो डिक्रीज़ कर जाए, तो क्या होगा? एंटी इंसुलिन हॉर्मोन्स का रोल ही यही है कि उनको ग्लूकोज बढ़ाना है। तो एंटी इंसुलिन हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड इन लार्ज अमाउंट्स। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये कौन कौन से एंटी इंसुलिन हॉर्मोन्स हैं? तो एंटी इंसुलिन हॉर्मोन्स देखिए, दीज आर, सबसे पहला तो देखिए ग्लूकेगॉन, इसके बाद थायरोक्सिन, एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन, ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिसोल, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके एंटी इंसुलिन हार्मोन्स हैं। जब इनकी मात्रा इंक्रीज करेगी, इनका रिलीज ज़्यादा होगा, तो क्या होगा? दे कॉज इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज एट द सेम टाइम show their natural sympathetic इफ़ेक्ट ऑन बॉडी। ये सभी हॉर्मोन्स का एक अपना नेचुरल सिंपैथेटिक इफेक्ट भी होता है बॉडी के ऊपर। तो एक तो उनका मेन काम जिसके लिए वो रिलीज़ हुआ है कि भाई ग्लूकोज लेवल उनको बढ़ाना है, दूसरा जब वो रिलीज़ होंगे तो अपना जो नेचुरल सिंपैथेटिक इफेक्ट है ना, वो भी शो करेंगे बॉडी पर। ड्यू टू दिस क्या होता है? ड्यू टू दिस पर्सन स्वेट्स प्रोफ्यूजली एंड हैज़ ट्रिमर्स ऑफ हैंड्स। ये रीज़न समझ में आया आपको? सिंपैथेटिक इफेक्ट ऑफ एंटी इंसुलिन हार्मोन्स की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है? स्वेटिंग हो रहा है, प्लस ट्रिमर्स आ रहे हैं हैंड्स में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप एक्सप्लेन करते हैं ना, तो वो एग्जामिनर वैसे ही आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए अगला जो है, सो दिस वाज ऑल अबाउट कि हमने जो भी इसमें मेन चीज़ थी, तो एक्सप्लेनेशन से आपको काफ़ी आसानी से ये याद रहेगा कि जैसे ही हमारे केस में क्या आ जाए, इंसुलिन थेरेपी आ जाए डायबिटिक पेशेंट को, स्वेटिंग प्रोफ्यूजली, ट्रिमर्स ऑफ हैंड्स, तो सीधी सी बात है ये हाइपोग्लाइसेमिया का केस है। क्या क्या इसके रीज़न है, क्यों हो रहा है, वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अपार्ट फ्रॉम दिस दे विल आस्क यू सम वाइवा क्वेश्चन। तो इस टॉपिक पर, इस क्वेश्चन के ऊपर मेनली जो वाइवा क्वेश्चन आता है वो देखिए क्या है। वाइवा क्वेश्चन देखिए, वो बोलेंगे अदर कॉजेज ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया, मतलब क्या क्या कारण होते हैं कि हाइपोग्लाइसेमिया कब कब होता है। तो देखिए पहला तो हमने अभी पढ़ लिया है क्या, इंसुलिन का ओवरडोज, ये मैंने पहला आपको बता दिया। सेकंड क्या होगा? स्टारवेशन, जब आप ग्लूकोज सोर्स से नहीं लोगे अपने डाइट में, तो सीधी सी बात है ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। तो स्टारवेशन एक सेकंड कारण होता है हाइपोग्लाइसेमिया का। थर्ड रीज़न क्या होगा? थर्ड रीज़न होगा हाइपो एड्रिनलिज्म और हाइपोपिट्यूटरिज्म, या फिर आप बोलो हाइपो और हाइपोथायरॉयडिज्म। इन सब में क्या होगा? इन सब में आपके एंटी इंसुलिन हार्मोन्स जो होंगे उनकी मात्रा बहुत कम हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी, जिसकी वजह से वेनेवर रिक्वायरमेंट रहेगी ना, तभी भी क्या होगा, ये जो है अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और ग्लूकोज लेवल्स गिरे हुए रहेंगे बॉडी में। तो इससे क्या होगा? हाइपोग्लाइसेमिया में इंसान चला जाएगा। फोर्थ क्या होता है? फोर्थ होता है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस। ठीक है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज जो है ये एक काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसको मैं आपको
आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी डिटेल में। इसमें क्या होता है कि इसमें ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ मतलब क्या, कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन नहीं पा रहा है। तो क्या हो रहा है कि जब रिक्वायरमेंट है कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने की, तब जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इंसान हाइपोग्लाइसेमिया में उस कंडीशन में जा रहा है। तो दीज आर वाइवा क्वेश्चंस। इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग कि केस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, मतलब हम अब हाइपरग्लाइसीमिया के केसेस को हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो ये वीडियो अगर मैं उन दो ऐसे केसेस हैं जिसमें हाइपरग्लाइसीमिया होने वाला है, तो उन दोनों को मैं एक साथ एक दूसरे वीडियो में बनाऊंगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। आप अगले वीडियो में आइए, हाइपरग्लाइसेमिया के केस देखिए, उसमें और भी इससे ज़्यादा डिटेल्ड वाइवा क्वेश्चन मैं बताऊंगी। इसमें मैंने सिर्फ एक ही वाइवा क्वेश्चन बताया है आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, उसमें आइए, डिटेल्ड जानिए। तब तक के लिए थैंक यू।